नमस्कार। राजकीय महाविद्यालय झाड़ोल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे बीए पार्ट थर्ड के पेपर फर्स्ट समाजशास्त्रीय चिंतन के मूलाधार। जैसे हम सब जानते हैं कि किसी भी विज्ञान का विकास किसी महत्वपूर्ण वैज्ञानिकों, उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि, उनके समकालीन में उपलब्ध साहित्य आदि सभी का परिणाम होता है। विज्ञान के विकास में जिन वैज्ञानिकों का योगदान होता है उनमें वैज्ञानिक अपने चारों ओर विद्यमान आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक और उनके सांस्कृतिक परिस्थितियों का प्रभाव होता है। संबंधित विज्ञान के प्रतिपादक उसके बारे में जो कुछ लिखते हैं, विज्ञान की मान्यता निश्चित करते हैं, वह सब उनके समकालीन दर्शन, उनकी भौगोलिक परिस्थितियाँ या समकालीन उनके सामाजिक चिंतन के प्रभाव का ही परिणाम होता है। समाजशास्त्र की स्थापना अगस्त काम्टे ने 1838 ईस्वी में की थी। इस काल से पहले सामाजिक वैज्ञानिकों की विचारधारा का जो विकास क्रम था उसका प्रभाव अगस्त काम्टे पर पड़ा। काम्टे ने सामाजिक दर्शन में विद्यमान साहित्य, प्रबोधन युग है, वाणिज्य क्रांति, फ्रांसीसी क्रांति, औद्योगिक क्रांति आदि सभी के परिणाम स्वरूप उन्होंने समाजशास्त्र की स्थापना की। प्रबोधन युग से पूर्व सामाजिक दर्शन का जो मुख्य आधार था वह धार्मिक था और इस काल में सभी घटनाओं की व्याख्या धार्मिक आधार पर की जाती थी। इस काल में जो भी निष्कर्ष निकलते थे वे पूर्णतः पारलौकिक होते थे। प्रारंभिक विचारकों ने सत्य की खोज धार्मिक आधार पर होती थी और इस धर्मशास्त्रीय अवस्था में किसी भी घटना को विचारकों ने अलौकिक शक्तियों से प्रभाव से होना बताया है। सभी घटनाएं अलौकिक शक्तियों के तात्कालिक प्रभाव के कारण घटित होती थी। जैसे जनजातियों में ये मान्यता है कि हैजा, चेचक जैसी कई बीमारियां हैं, उनका कारण अलौकिक शक्तियां उनसे रुष्ट हो जाती हैं, जिस कारण से वे उनके जीवन में आती हैं। इस प्रकार धर्मशास्त्रीय अवस्था में धर्म का राजनीति पर पूर्णतया प्रभाव था और जो शासन था वह राजा के हाथों में होता था। इस काल में धर्म संस्कार होता था और राजा की कही गई बातें अंतिम सत्य मानी जाती थी। काम्टे के अनुसार सामाजिक दर्शन की इस प्रथम अवस्था को उन्होंने धर्मशास्त्रीय अवस्था कहा है। इस अवस्था के बाद जो अवस्था आती है उसको काम्टे ने तत्वमीमांसी अवस्था कहा है। तत्वमीमांसी अवस्था में उन्होंने बताया कि जो भी घटनाएं घटित होती हैं उन घटनाओं के कार्य कारण प्रभाव अमूर्त शक्तियों के द्वारा नियंत्रित होता है। सामाजिक विचारक अमूर्त शक्तियों को इस अवस्था में सर्वोपरि मानते थे। राजनीतिक प्रभाव धर्माधिकारियों एवं विशेषज्ञों के पास होता था। इस काल में सामाजिक दर्शन का प्रवेश यूरोपीय समाज में परिवर्तन युग में हुआ, जिसे हम प्रबोधन युग के नाम से जानते हैं। प्रबोधन युग या एनलाइटमेंट पीरियड। इस युग में फ्रांसीसी दार्शनिकों की चेतना को निश्चित रूप से व्यक्त किया जाता है। 18वीं शताब्दी में अनेक परिवर्तन हुए और इन परिवर्तनों में प्रमुख परिवर्तन यूरोप के दर्शन में आया। इस शताब्दी में अनेक सामाजिक आंदोलन हुए जिसे विद्वानों ने प्रबोधन युग का नाम दिया। इसे हम प्राय विवेक का युग भी कहते हैं। प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने धार्मिक तत्वमीमांसी दृष्टिकोण की व्याख्या और उसकी आलोचना की। इस युग में सामंतवादी यूरोप के परंपरागत चिंतन में बहुत ही क्रांतिकारी परिवर्तन देखा गया। प्रबोधनकालीन दार्शनिकों ने अनेक प्रगतिशील विचारों पर प्रकाश डाला। इन्होंने पूर्व परंपरागत चिंतन जो धार्मिक, आध्यात्मिक और तात्विक था उसकी भरपूर आलोचना की। विज्ञान और तर्क के महत्व को इन्होंने समझा और यथार्थ के अध्ययन के लिए वैज्ञानिक दृष्टिकोण का वकालत की। प्रबोधन युग में
विचारक जीवन के प्रत्येक पहलू पर चिंतन करने लगे। उन्होंने व्यक्तिवादिता के महत्व को समझा। यथार्थ को समझने के लिए नवीन परिप्रेक्ष्य और नवीन चिंतन व नवीन रीतियों का विकास किया। पूर्व में विद्यमान जो धर्मशास्त्रीय अवस्था, तत्वमीमांसी अवस्था, उसका इन्होंने विरोध किया। धर्म, सरकार और राजा के द्वारा जो कही गई परंपरागत अंतिम सत्य बात थी, उसका इन्होंने विरोध किया। और सामान्य विज्ञानों में वैज्ञानिक विचारधारा, प्रत्यक्षवाद, अनुभववाद आदि का विकास हुआ। प्रबोधन काल में परंपरागत सामाजिक दर्शन की आलोचना के परिणाम स्वरूप ही अनेक नवीन वैज्ञानिक विचारधाराओं का उद्भव और विकास हुआ। इस काल में इस विचारधारा का विकास हुआ कि प्रकृति एवं समाज का वैज्ञानिक विधि से अध्ययन किया जाने लगा। पूर्व में तर्कपूर्ण सिद्धांत जैसे विचार यूरोप में विज्ञान एवं वाणिज्य के विकास में ही विद्यमान थे, लेकिन वैज्ञानिक क्रांति एवं वाणिज्य क्रांति के परिणाम स्वरूप ही एक नवीन दृष्टिकोण का उदय हुआ, जो आगे चलकर फ्रांसीसी और औद्योगिक क्रांति के प्रभाव से विकसित हुआ। विद्वानों की ये मान्यता है कि इस नवीन दृष्टिकोण ने समाज का एक विज्ञान के रूप में प्रादुर्भाव संभव किया है। प्रबोधन युग से पूर्व यूरोप एक परंपरावादी स्वरूप था। प्राचीन यूरोप में धर्म का प्रभाव था। आर्थिक व्यवस्था का मूल आधार भूमि थी। प्राचीन यूरोप के समाज में दो वर्ग होते थे, एक सामंत वर्ग था, दूसरा किसान वर्ग होता था। सामंत वर्ग भूमि का मालिक होता था, किसान वर्ग उस पर काम करता था। समाज का आधारभूत सिद्धांत था धर्म। धन्यवाद। इससे आगे का हम अगले अध्याय में पढ़ेंगे।